एके हंगल का नाम जैसे ही तसव्वुर करो, तुरंत हमारी आंखों के सामने एक ऐसी शख्सियत आ जाती है जो सौम्य, शिष्ट, सहृदय, सभ्य, गरिमामय, हंसमुख है और इस सब से बढ़कर एक अच्छा इंसान, भला आदमी, हिंदी सिनेमा का भला आदमी। तकरीबन आधी सदी तक हिंदी फिल्मों में लगातार भले मानुष का किरदार निभाने वाले हंगल आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा की गई 200 से ज्यादा फिल्में, हिंदी रंगमंच, भारतीय जन नाट्य संघ और देश की आजादी में किया गया काम उनकी याद दिलाता है। अविभाजित भारत के सयालकोट में 1 फरवरी 1914 में जन्मे अवतार विनीत कृष्ण हंगल उर्फ एके हंगल, इनकी शुरुआती जिंदगी काफी हंगामेदार रही। उनका बचपन और पूरी जवानी संघर्षमय गुजरी। उन्हें बचपन से ही संगीत और नाटक का शौक था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा उस्ताद खुदाबख्श से संगीत और महाराज बिशनदास से तबला बजाने का हुनर सीखा। उनके घर के ही बगल में एक संगीत और नाटक का क्लब श्री संगीत मंडल था, जिसके वे सदस्य बन गए। 1938 या 1939 के दरमियानी साल में उन्होंने अपना पहला नाटक जुल्म ए कंस खेला, जो कि उर्दू में था। इस नाटक में उन्होंने नारद की भूमिका निभाई और कुछ गाने भी गाए। आगे चलकर उन्होंने हारमोनिका क्लब बनाया, जो जल्द ही पूरे कराची शहर में लोकप्रिय हो गया। हंगल प्रत्येक बुधवार को क्लब में संगीत सभाएं आयोजित करते। इन सभाओं में बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली जैसे बड़े कलाकार शामिल होते। इसी दौरान उन्होंने अपना पहला नाटक प्रायश्चित लिखा, जो महात्मा गांधी की छुआछूत के खिलाफ चलाई गई मुहिम से प्रेरित था। स्वाभाविक है कि नाटक में उन्होंने अभिनय भी किया और यहीं से उनका अभिनय में लगाव बढ़ता चला गया। एके हंगल स्कूली दिनों से ही नाटक के अलावा क्रांतिकारी कार्यों में भी हिस्सा लेने लगे थे। पेशावर में किस्सा खुआनी बाजार में अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया, वे उस नरसंहार के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने भी इस नरसंहार के प्रतिरोध में अंग्रेजों पर भीड़ से पत्थर बरसाए। यही नहीं, क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव तथा राजगुरु की शहादत का भी किशोर हंगल के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए उस वक्त वायसराय को दिए गए मर्सी पिटीशन पर हस्ताक्षर करने वालों में वे भी शामिल थे। बहरहाल बचपन में घटी इन घटनाओं का हंगल के पूरे जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा। अपनी जिंदगी के आखिर तक वे बराबर शोषण, अत्याचार और असमानता के खिलाफ लड़ते रहे। उन्हें फिल्मी कलाकार के रूप में जानने वाले ज्यादातर लोगों को शायद ही यह बात मालूम हो कि एके हंगल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। आजादी के पहले से ही उन्होंने पार्टी और यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। इन गतिविधियों का ही नतीजा था कि आजादी के बाद उन्हें पाकिस्तान की जेलों में रहना पड़ा। पाकिस्तानी जेलों में 2 साल काटने के बाद साल 1949 में वे हमेशा के लिए भारत आ गए। मायानगरी मुंबई को उन्होंने अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए टेलरिंग शुरू कर दी। भारत आने के बाद भी एके हंगल का पार्टी और यूनियनों की राजनीति से लगाव नहीं छूटा। वे बम्बई की चौलों में कई सालों तक रहे। चौल में रहने वाले किराएदारों की समस्याओं से जब उनका साबका पड़ा, तो इनसे निपटने के लिए उन्होंने किराएदारों का एक संघ बनाया। बाद में वे दर्जियों के अधिकारों की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने बम्बई में टेलरिंग वर्कर्स यूनियन का गठन किया और उनकी लड़ाई लड़ी। जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उन्होंने आचार्य अन्ने, कॉमरेड S.M. जोशी, कॉमरेड S.A. डांगे,
एनजी गोरे जैसे शीर्षस्थ नेताओं के इस आंदोलन में साथ हिस्सेदारी की। फिर गोवा मुक्ति आंदोलनकारियों में भी शामिल रहे। बाहर से हमेशा शांत और सहज दिखाई देने वाले हंगल अंदर से पूरे आंदोलनकारी थे। जहां भी कहीं कुछ गलत होता वे उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाते। उनका आत्मबल कितना मजबूत था उसे सिर्फ एक उदाहरण से जाना जा सकता है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को जब पाकिस्तानी सरकार ने निशाने इम्तियाज सम्मान देने का ऐलान किया तो शिवसेना ने इसका पुरजोर विरोध किया। पार्टी के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार से कहा कि वे यह सम्मान लेने पाकिस्तान न जाएं। बाल ठाकरे के इस फरमान से पूरी फिल्मी दुनिया में सांप सूंघ गया। ऐसे माहौल में वे एक ही हंगल ही थे जो दिलीप कुमार के समर्थन में खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार को यह सम्मान लेने पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। इस बयान के बाद दिलीप कुमार के साथ हंगल भी शिवसेना के निशाने पर आ गए। बाल ठाकरे ने फतवा जारी कर दिया कि ए.के. हंगल को फिल्मों में कोई काम न दे। उन्हें काम मिलना बंद हो गया और यह सिलसिला कोई 2 साल तक चला। फिल्मों में काम मिलना बंद हुआ तो वे फिर से टेलरिंग करने लगे, पर वे अन्याय के आगे बिल्कुल नहीं झुके। आजादी के बाद जब भारतीय जन नाट्य संघ यानी कि इप्टा लगभग टूट रहा था, तब वे ए.के. हंगल ही थे जिन्होंने इप्टा को पुनर्जीवन दिया। आर.एम. सिंह और रामाराव जैसे साथियों को साथ लेकर उन्होंने इप्टा को फिर खड़ा कर दिया। ए.के. हंगल ने उन सभी कलाकारों से संपर्क स्थापित किया जिन्होंने विभिन्न कारणों से इप्टा छोड़ दी थी। उनकी कोशिशें रंग लाईं और इप्टा एक बार फिर पहले की तरह काम करने लगा। देखते देखते कवि शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी, के.एन. घोष, बलराज साहनी, रमेश तलवार, सागर सरहदी, एम.एस. सथ्यू, शमा जैदी, राजी सेठी, नितिन सेठी, शशि शर्मा, मोहन शर्मा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार इप्टा से जुड़ गए। ए.के. हंगल ने आगे चलकर इप्टा के कई नाटकों में निर्देशन व अभिनय किया। इप्टा में वे इस कदर रम गए कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नाटकों में डुबो दिया। बाबू इनामदार, अफ्रीका जवान परेशान, इलेक्शन का टिकट, आजर का ख्वाब, अतीत की परछाइयाँ, जवाबी हमला, सूरज मुसाफिरों के लिए, भगत सिंह, आखिरी क्षमा आदि चर्चित नाटकों में उन्होंने अभिनय किया। रंगमंच से उनके अभिनय की लोकप्रियता धीरे धीरे फिल्मी दुनिया तक पहुंची। साल 1962 में बासु भट्टाचार्य ने अपनी फिल्म तीसरी कसम में उन्हें एक छोटी सी भूमिका दी और इस फिल्म के साथ ही उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। अपने फिल्मी करियर में ए.के. हंगल ने ख्वाजा अहमद अब्बास, एम.एस. सथ्यू, ऋषिकेश मुखर्जी, राज कपूर, देवानंद, गुलजार, रमेश सिप्पी और के. बालाचंदर जैसे प्रतिभाशाली और प्रयोगशील निर्देशकों के साथ काम किया। इनकी फिल्मों में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए। शोले, स्वराज, शौकीन, नमक हराम, गुड्डी, परिचय, आंधी, गरम हवा, एक चादर मैली सी, अभिमान, कोरा कागज, सागर, इश्क इश्क इश्क, बावर्ची, जुर्माना, नौकरी और माउंटबेटन अंतिम वायसराय उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं। सितारा कलाकारों से सजी इन फिल्मों में ए.के. हंगल ने अपनी अदाकारी से एक अलग ही प्रभाव छोड़ा। फिल्म शोले में निभाया उनका नेत्रहीन रहीम चाचा का किरदार तो हिंदी सिनेमा का कालजयी किरदार है। फिल्मी दुनिया में ए.के. हंगल ने एक्टिंग की एक जुदा राह अपनाई। उनका झुकाव यथार्थवादी अभिनय की ओर था। फिल्मों में यथार्थवादी अभिनय के लिए उन्होंने अन्वीक्षा तथा
विभ्रम पद्धति का सहारा लिया, जो कि आगे चलकर बहुत कामयाब हुआ। उनका कहना था कि एक अच्छे कलाकार को अभिनय में अपना दिमाग का इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। अंधे व्यक्ति के किरदार में अगर हम आंखों की महत्ता नहीं समझेंगे, तब तक अंधे की साइकोलॉजी को भी नहीं समझ पाएंगे। फिर एक बार यदि किसी किरदार की साइकोलॉजी समझ ली, तो समझो कि कलाकार के अभिनय में स्वाभाविकता अपने आप ही आ जाएगी। ए.के. हंगल की यह बात फिल्म शोले देखकर आसानी से समझी जा सकती है। इस फिल्म में उनका किरदार न सिर्फ अपनी आंखें ढूंढता है, बल्कि डायलॉग भी ढूंढता है। गोया की अभिनय में डबल एक्शन क्या होता है, यह ए.के. हंगल ने अपनी एक्टिंग से हमें बताया। अपनी एक्टिंग के बारे में खुद ए.के. हंगल का कहना था कि मैं एक्टिंग के अंदर डायलॉग याद नहीं करता, बल्कि डायलॉग के बीच में जो खाली गैप होता है उसे महसूस करता हूँ। लेखक के मन में डायलॉग लिखते समय क्या बात है और वह अपने किरदार से क्या करवाना चाहता है, यह बात मैं नोट करता हूँ। मैं लेखक की सोच को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरे एक्टिंग का स्टाइल है। ए.के. हंगल की पूरी अभिनय यात्रा को यदि देखें तो अभिनय में उनका विस्तृत अनुभव साफ दिखाई देता है। जिंदगी की पाठशाला से जो कुछ उन्होंने सीखा, उसका इस्तेमाल अपने नाटकों और फिल्मों में किया। इसलिए उनकी एक्टिंग दूसरे अभिनेताओं की बनिस्बत ज्यादा स्वाभाविक और सहज दिखाई देती है। फिल्मों में काम करने के दौरान भी वे बराबर रंगमंच करते रहे। रंगमंच से जुड़े होने के कारण हंगल के अभिनय में सहजता थी, जिसकी वजह से वे हर किरदार में आसानी से ढल जाया करते थे। वे इप्टा के नाटकों में बराबर काम करते रहे। इप्टा के सांगठनिक कार्यों में भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने इप्टा में कई सांगठनिक पदों पर काम किया। अपने अंतिम समय में भी वे इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में मुंबई इप्टा एक महत्वपूर्ण और गैर व्यावसायिक रंगमंचीय दल के रूप में उभरा। स्वतंत्रता आंदोलन, रंगमंच और फिल्मों में ए.के. हंगल के विशिष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 2006 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। 26 अगस्त 2012 को 97 साल की उम्र में ए.के. हंगल ने इस दुनिया से अपनी आखिरी विदाई ली।